अपनी चर्चा की ओर हम आगे बढ़े, उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो बांसवाड़ा में बोला था या फिर अलीगढ़ में बोला था या फिर आज की रैली में जो बोला है, उसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने और अकबरुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। को दे देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे, मुसलमान को दे देंगे। वाह वाह वाह, क्या गुफ्तगू है। आप बताओ क्या है ये? हम घुसपैठी हैं? अरे नहीं, हम वही हैं जिन्होंने इस मुल्क को ताजमहल की खूबसूरती दी है, तो कुतुब मीनार की बुलंदी दी है, तो लाल किले की मजबूत फसील दी है, तो किले गोलकुंडा के मजबूत फसील दी है, तो मक्का मस्जिद दी है, जामा मस्जिद दिया है। तो हम वही हैं जिन्होंने इस मुल्क को चार मीनार भी दिया है। हम वही हैं इस मुल्क को सजाए हैं, संवारे हैं। हम घुसपैठी नहीं हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। आजम 133 करोड़ जनता के वजीर आजम जो कहते हैं, झूठ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। जब हिटलर ने यहूदियों को गैस के चेंबर में डालकर मार दिया, ऐसे ही नहीं डाला, पहले हिटलर ने तकरीर करना शुरू कर दिए यहूदियों के खिलाफ। यही तरह इस तरह तकरीर कर रहे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, आप प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री, आपको जेब नहीं देता कि आप भारत की इतनी बड़ी आबादी के ताल्लुक से इस तरह की बकवास करें। किसकी दौलत लूटी हमारी, बताओ मेरे भाई। हकीकत बता रहा हूं तुमको, भारत के मुसलमानों की सुनो। तो चलिए अब सबसे पहले आपको परिचय करवाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। नाजिम खान हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सर, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले निरंजन जी, आपसे समझना चाहेंगे, चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक पर्टिकुलर वर्ग को साधने की कोशिश हर कोई करता नजर आ रहा है। हाँ अभिषेक जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर। देखिए अभिषेक जी, चुनावी राजनीति के अंदर जिस तरीके से घात प्रतिघात और वाद प्रतिवाद होता है, उसी का ये एक हिस्सा है। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि देखिए, जिसको कहते हैं भ्रम चारों तरफ से फैलाया जा रहा है। अगर आप बात करेंगे विपक्ष की, तो आपने देखा होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के द्वारा एक जुमला छोड़ा गया या एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया कि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोबारा चुनाव जीत करके आएंगे तो फिर देश के अंदर चुनाव नहीं होने देंगे, यानी कि वो इस देश का लोकतंत्र समाप्त कर देंगे। लेकिन उसके बाद में भी लगातार 5 वर्षों तक तमाम राज्यों के और तमाम सारे के सारे चुनाव हो रहे थे। और अब 2024 का पार्लियामेंट का चुनाव अपने विधिवत समय और अनुसार हो रहा है। और अब 2024 के चुनाव से पहले भी जैसे आपने देखा होगा कि एक जुमला छोड़ा गया है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान को समाप्त करना चाह रही है, या यूं कहें कि देश को, इसके लोकतंत्र के ऊपर एक तानाशाही शासन डालना चाहती है। तो जैसे जिस तरीके से उधर से आप ये समझ लीजिए अनर्गल बयानबाजी या एक जिसको कहते हैं प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, कदाचित ये वार प्रतिवार का ही रूप है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने, आप ये 3 दिन पहले कहा, या आज टॉप की सभा के अंदर दोबारा उस चीज को दोहराया। और ये भी ऐसा नहीं है कि भाई कोई बिल्कुल अन्यथा है, क्योंकि इसके अंदर आपने देखा होगा कि अभी सिद्धारमैया जी का भाषण सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि भाई मैं लोगों का धन निकाल करके, उनका सर्वे करवा करके, जिनके पास ज्यादा है उनसे लेकर के, और जो गरीब मुसलमानों के अंदर मैं उनको बांट दूंगा। और एक तरफ आप देखा होगा कि राहुल गांधी जी का बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, राजनीति के अंदर ये जो बयानबाजी होती है, इन्हीं के अर्थ और अनर्थ निकाल करके जिस तरीके से कहा जाता है, दोनों तरफ से, चारों तरफ से कहा जाता है, निश्चित रूप से ये उसी चीज की एक बानगी है
इसके अंदर ऐसा कोई अप्रत्याशित। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर समझे निरंजन जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये कहा कि कांग्रेस की सरकार अगर आई तो धन संपत्ति इन सभी का सर्वे करवा करके आपके मंगलसूत्र छीनने की, मतलब इसका क्या मतलब? नहीं, इसका मतलब तो जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने तेलंगाना की एक रैली के अंदर, देखा होगा आपने 6 अप्रैल को जब उन्होंने वहां पे एक स्पीच दिया था, उसके अंदर कदाचित उनका कथन का सारांश या कथन का अर्थ यही निकलता है कि उन्होंने कहा था कि जिनके पास ज्यादा है हम उनका सर्वे करवाएंगे, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण करवाएंगे, जिनके पास ज्यादा है उनसे लेकर के जिनके पास नहीं है या जिनकी जो जनसंख्या ज्यादा है उसके अंदर हम बांट देंगे। तो निश्चित रूप से देखिए, जब आप अपने हिसाब से किसी भी चीज की व्याख्या करेंगे तो ये इसकी व्याख्या इसी तरीके से निकल कर जाती है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो विपक्ष ने जिस तरीके से व्याख्या करी कि भाई संविधान का तो संविधान खत्म करने की प्रयास है। और दूसरी तरफ देखिए अभिषेक जी, अगर हम बात करें जी पोलराइजेशन की, जो जिसको कहते हैं विभाजनकारी बातों की, तो ये भी आपको दोनों तरफ से नजर आएगी। जहां पे भारतीय जनता पार्टी के भाषणों के अंदर या इनके बयानों के अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हिंदू मुसलमान करा जा रहा है, तो आप देखेंगे तो अपोजिशन की तरफ से क्या किया जा रहा है, उनकी तरफ से तो इसको और ज्यादा वही इसीलिए मैंने पूछा कि बिना हिंदू मुसलमान कुछ होना नहीं है। बढ़िया ब्राह्मण, यानी कि हम शुभेंदु जी, ठीक है, आता हूं फिर से निरंजन जी। शुभेंदु जी, क्या हिंदुस्तान का चुनाव बिना हिंदू मुसलमान के संभव ही नहीं है क्या? दोनों में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास होकर ही भारत आगे बढ़ सकता है, पर वहीं कांग्रेस का मानना है कि हम खाली मुसलमानों को तुष्टीकरण करके हम एक वोट बैंक को ले। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि इस देश के संसाधन पर भारत के हर व्यक्ति का बराबर का अधिकार है। वहीं कांग्रेस मानती है कि इस देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। जब इस तरीके की बात होगी तो इस तरीके की जवाब भी मिलेगा। मेरा पत्र मैं आपको इनके मैनिफेस्टो के ऊपर कहना चाहता हूं। मैनिफेस्टो में पेज नंबर 9 और उस पे जब माइनॉरिटीज के ऊपर लिखा है तो आप 9 पॉइंट दिए, 9 पॉइंट को पढ़ लीजिए। एक आध पॉइंट मैं पढ़ के सुना देता हूं कि we will restore the Maulana Azad scholarship for study abroad and increase the number of scholarship. Why not all Indians? क्यों मुस्लिम लोगों को ही खाली विदेशों में पढ़ने के लिए पैसा दिया जाना चाहिए? आप हर जगह पर सिद्धरामैया क्या कह रहे हैं कि जिसके पास जो पैसा है उनसे लेकर हम मुसलमानों को बांट देंगे। ये डाइवर्सिटी डिवीजन क्या है, कमीशन क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूं। जवाब दे नहीं सकते ये लोग। यदि देश को बांटने की कोशिश करेंगे, समय मांगा है उन्होंने। कल खबर ये भी तो आई ना कि समय मांगा है अपने मैनिफेस्टो को समझाने के लिए कि हम समझाएंगे कि क्या है हमारा मैनिफेस्टो। आप देखिए 1936 में मुस्लिम लीग ने एक अपना मैनिफेस्टो बनाया था और उसमें कहा था कि हिंदुस्तान का जो कानून है वो शरीयत के हिसाब से चलेगा। और आज का जो 2024 का कानून है उसमें भी वो यही कह रहे हैं। कांग्रेस कह रहा है कि भैया हम पर्सनल लॉ के हिसाब से काम करेंगे। अब ममता बनर्जी कहती है एनआरसी, सीए और एनपीआर को हम नहीं लगाएंगे। जब वो नहीं लगाने देंगे, नहीं चालू करने देंगे, नहीं अपने प्रदेश में करने देंगे, तो कांग्रेस को एक स्टेटमेंट देना चाहिए था। ये देश के अंदर एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? इस देश के लिए जो संसाधन है सबके लिए क्यों नहीं होना चाहिए? और या कांग्रेस जवाब दे इस तरीके का कि सारा संसाधन पूरे भारत में हिंदू और मुस्लिम के लिए एक ही है। पर नहीं, वो तो कह रही हैं, उन्होंने कहा है और आगे करेंगे भी। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे विषयों पर हमको बिल्कुल क्रिटिकल होना चाहिए कि उनकी क्या सोच है और हमारी क्या सोच है। इस भारत को डेवलपमेंट करने के लिए हिंदू और मुसलमान मिलकर आगे लेके जाएंगे, पर हमारी नीति है कि जितनी योजनाएं हैं हम बराबर में सबको दें। किसी को कोई नीचे, किसी को कोई ज्यादा नहीं देना चाहिए, बराबर देना चाहिए। यदि गरीब है तो गरीब को, कोई भी धर्म का गरीब हो उसको हेल्प करनी चाहिए। पर यहाँ पर कांग्रेस का कहना है कि यदि मुसलमानों को देना है तो हम मुसलमानों को देंगे। इसको कहते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण। ठीक है, नाजिम भाई आपसे समझना चाहेंगे कि क्या हिंदुस्तान का चुनाव बिना हिंदू मुस्लिम के संभव नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके वजीर आजम ने कहा था कि पूरे भारत की जो आवाम है उनका परिवार है,
जब स्पीच उनका भाषण सुना जाता है जहां पर वो एक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए अगर इस बात को कहते हैं कि अगर आपका माल मुसलमानों को दे दिया जाएगा ज्यादा बच्चे वालों को, तो बड़ा शर्मनाक बयान है इस तरीके का। ये बता दीजिए भारत का मुसलमान क्या भारत का नागरिक नहीं है? इस तरीके का बयान देकर जिस तरीके से मुल्क के वजीर आजम ने मुस्लिम समाज के अंदर इस तरीके की घृणा पैदा कर दी है, मुसलमानों को एक अछूत बना दिया गया है, तो अभिषेक भाई ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि यही मुल्क के वजीर आजम है जो ये कहते हैं कि भारत की जो मुस्लिम बहनें हैं, बेटियां हैं, वो थैंक यू मोदी जी, थैंक यू भाईजान कहती है। तो आज आपने भारत के मुसलमानों को इस तरीके से कहा गया कि भारत के अंदर जितने भी जो संसाधन है उन पे पहला हक भारत के मुसलमानों का है। तो ये बता दीजिए भारत के मुसलमानों का अधिकार कैसे है? 10 साल में आपने हिंदू भाइयों को अधिकार क्यों नहीं दिया? तो आज से 60 साल पहले तक जो मुसलमानों का संसाधन का अधिकार चल रहा था, इस तरीके का बयान देकर भारत के मुसलमानों के प्रति एक नफरत का माहौल इसके अंदर करा जा रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत के मुसलमानों ने मोदी जी को वोट किया था, जबकि मोदी जी खुद कहते हैं कि भारत के मुसलमानों ने वोट किया। लेकिन फिर अगर इस तरीके का बयान देना कि आपका संपत्ति ज्यादा बच्चे वालों के पास चली जाएगी, ये क्या है? ज्यादा बच्चों का अगर आंकड़ा निकाला जाए तो मैं आपको बता दूं कि अभिषेक भाई मुसलमानों के प्रति अगर देखा जाए तो हिंदू भाई बहनों के जो ज्यादा अधिक बच्चे दिखाई देंगे लिस्ट में अगर देखा जाए तो नेता ये कहते हैं कि हमारे 2 बच्चे उनके 4-6 बच्चे होते हैं, मगर लेकिन मुसलमानों को इस तरीके से टारगेट किया गया, ये बहुत ही दुखदायी और चिंता का विषय है। इससे पूरे मुस्लिम समाज में एक रोष है भारत के प्रधानमंत्री को लेकर, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि देश के जो प्रधानमंत्री मुल्क वजीर आजम देश को अच्छाई लेकर। लेकिन नाजिम भाई आप देखिए अभी जिस तरीके से शुभेंदु जी को आपने सुना होगा, वो तो कह रहे हैं कि हमारी ये सोच है कि इस देश का हर एक नागरिक जो है उसका अधिकार समान होगा, समान होना चाहिए, हमारी यही कोशिश है, तो उसमें दिक्कत कहाँ है? अभिषेक भाई भाजपा के प्रवक्ता को ये कहना चाहिए कि मुल्क के वजीर आजम खुद बोल रहे हैं देश के अंदर भ्रम पैदा कर रहे हैं, तो इनको ये कहना चाहिए इस बात को, क्योंकि अगर शुभेंदु जी अगर अपनी बात का कायम तो कहना चाहिए कि जो बातें मुल्क के वजीर आजम ने देश के अंदर कही है बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ झूठ है। एक समुदाय के प्रति देश के अंदर नफरत माहौल पैदा करने के लिए इस तरह की बातें कही है, शुभेंदु जी को इस तरीके से बात का मुल्क के वजीर आजम की बातों का खंडन करना चाहिए। लेकिन मुल्क के वजीर आजम कुछ कहते हैं और शुभेंदु जी कुछ कहते हैं, मगर अब ये पता करने की जरूरत है कि ये बताइए कि ये जो स्टेटमेंट आता क्या भाजपा का ऑफिशियल स्टेटमेंट है? अभिषेक भाई ये होना चाहिए। लेकिन मैं बार बार इसी बात को कर रहा हूँ कि ये देश संविधान से चलेगा। जिस तरीके से अभी सरिया वाली बात करी गई थी, हाजी नाजिम जी कहता कि देश संविधान से चलेगा और इंशाल्लाह वो तो अभी मंच से प्रधानमंत्री ने खुद ही बोला कि देश संविधान से चलेगा और संविधान पे आंच नहीं आने दूंगा, ये तो पीएम भी कह रहे हैं मंच से। हाँ अभिषेक भाई हम इसमें दिक्कत कहाँ है? हाँ अभिषेक भाई हम इसी बात को तो कहते हैं कि जब देश संविधान से चलेगा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे से चलेगा, तो फिर आज मुल्क के वजीर आजम को क्या जरूरत पड़ेगी कि देश के अंदर इस तरीके की बात कहना कि अगर आपकी संपत्तियों का सर्वे होगा तो ज्यादा बच्चे वालों को दिया जाएगा, वो तो जो भारत के मुसलमानों को घुसपैठ या कहकर संबोधित करता है। ठीक है शुभेंदु जी, ये क्या आवश्यकता आन पड़ी कि सर्वे अगर होगा, ठीक है सर्वे होगा, लेकिन वो ज्यादा बच्चे वालों को दिया जाएगा, ये मतलब कहने की क्या जरूरत थी? ये नासिम भाई कह रहे हैं। देखो नासिम भाई अपने को राजनीतिक पर्यवेक्षक तो कह रहे हैं, साथ साथ वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए विचारों को भी बता रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमने कांग्रेस के घोषणा पत्र में उनके मंत्रियों के द्वारा किए हुए स्टेटमेंट का जवाब दिया है। कांग्रेस ने कहा कि सिद्धरमैया ने कहा, जो उनके चीफ मिनिस्टर है कर्नाटक के, कि हम यहाँ पे जिनके पास ज्यादा होगा उनको लेके हम मुस्लिम समाज को देंगे। नहीं कहा हो तो आप जाके पढ़ के आइए। दूसरा, राहुल गांधी जी ने कहा एक स्टेटमेंट में, आ रहा हूं निरंजन जी, आ रहा हूं। और तीसरी चीज मैं ये और कहना चाहता हूं, हम तो कांग्रेस के दिए हुए जो मुस्लिम तुष्टीकरण का जो उन्होंने एक अपने मैनिफेस्टो में कहा है उसका जवाब दे रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी में आज की जो सरकार है, पीछे की जो सरकार रही है पिछले 10 सालों में, उसने किसी भी एक धर्म के आधार पर कोई लाभार्थी को बदला नहीं है कि ये लाभार्थी हिंदू है तो इसको ज्यादा दे दो, ये मुसलमान है तो कम दे दो। पर आज जो कांग्रेस कर रही है उसका जवाब दे रहे हैं।
ठीक है, और उसका शिशिर जवाब भी ना कौंडिल्य दें क्या? जी हमारे साथ हैं। शिशिर कौंडिल्य जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। शिशिर जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। निरंजन जी आ रहा हूं, एक कमेंट मैं शिशिर जी से ले लूं। शिशिर जी, अब देखिए, बीजेपी ये कह रही है कि हमारा ये कहना है कि इस देश के संसाधन पे हर किसी का उतना ही अधिकार है, मतलब सबका समान अधिकार है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, पहला अधिकार मुस्लिमों का होना चाहिए। हम यही तो कह रहे हैं। अभिषेक जी, जो बात आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, या मैं हमारी नहीं कह रहा जुबान में सर, आप ये डालना बीजेपी चाहते कह रही, बीजेपी कह रही है। हैं? मैं बीजेपी तो बीजेपी आपको पता है, बीजेपी जो है वो, जैसे हम लोग उसको बड़का झुट्टा पार्टी कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का फुल फॉर्म। मैं दूसरी बात बताऊं आपको कि अभी फैक्ट चेक हुआ था, ये लोग बार बार, और देश के प्रधानमंत्री तो इतने झूठे हैं, इतना झूठ वो बोलते हैं। आपको पता है अभिषेक जी, देश के प्रधानमंत्री ने खुले मंच से कहा था कि कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कि देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यक का। ये खुले मंच से प्रधानमंत्री जी ने कहा। जब उसका फैक्ट चेक आया, और आप ही के चैनल ने, अब सुनते हैं वो ये टीवी टुडे नेटवर्क का चैनल है द लल्लन टॉप, उसने उसको फैक्ट चेक पे जो लाया सामने, कहीं से इस प्रकार का स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन जो प्रधानमंत्री सोशल आज मीडिया में खूब की चल रहा है। सभा में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो? क्या जो है, देश के संवैधानिक पद पर बैठा एक व्यक्ति इस प्रकार की भाषा, गैर संवैधानिक बात करेगा? इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल जो है वो एक खास वर्ग के लिए करेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का ये जुमला है, सबका साथ सबका विकास? क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से और इस देश के प्रधानमंत्री से कि क्या ये हिंदुत्वीकरण की नीति नहीं है? क्या ये वोट पोलराइजेशन करने का आपने जो है वो जुमला नहीं पढ़ा है? सवाल शिशिर इस जी, बात का है शिशिर जी, आप जिसके भी फैक्ट चेक की बात कर रहे हैं, अगर आप जाएंगे सोशल मीडिया पे, ठीक है, तो उस फैक्ट चेक में कितने सारे ऐसे एलिमेंट थे जो फैक्ट नहीं थे, वो भी मैं आपको बता दूं। आप किसी का नाम ले रहे हैं, मैं किसी भी चैनल या किसी भी ये का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप उस फैक्ट चेक को फिर से चेक कीजिएगा और उसके नीचे जो टैग करके चीजें लिखी गई हैं उसको सुनिएगा। सुन लीजिए, उसमें फैक्ट चेक में जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो अपना विषय रख रहे हैं, उनके भाषणों को भी सुनाया गया है। उन्होंने कहा क्या है? अरे भाई, हम इस देश, उन्होंने बोला है कि इस सुन लीजिए, संसाधन पे एससी का अधिकार, एससी का अधिकार, सबका अधिकार, लेकिन पर्टिकुलरली मुस्लिम्स, पर्टिकुलरली मुस्लिम सर, ये बयान है सर, अब इसको क्या किसको घुमा रहे हो आप? झूठ बोल रहे हो आप। भाषा जो है उस बात को देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस देश के तमाम लोग, जो भी एसटी हैं, एसटीज हैं, माइनॉरिटीज हैं, और इस देश के तमाम लोग हैं, उनको इस देश के संसाधनों को पहला अधिकार। ठीक है, मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं, पर्टिकुलरली मुस्लिम, क्या पर्टिकुलरली मुस्लिम, ये नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार भाई, का ये बताइए, क्या भाजपा को स्ट्रैटेजी अपना रही पर्टिकुलरली है मुस्लिम नहीं वोट लिखा है। बटोरने के लिए, क्या जिस भाजपा को मुस्लिम प्रकार से समाज- भारतीय जनता पार्टी बता दीजिए और एक खास वर्ग को किनारे करने का प्रयास कर रही है, क्या ये देश को तोड़ने का प्रयास नहीं है? क्या नहीं, तो भारत इस पे देखिए, कल भी हमने चर्चा की थी और बात थी अल्पसंख्यकों की। तो अल्पसंख्यक इस देश में कौन है? अल्पसंख्यक की एक परिभाषा तय होनी चाहिए, जिसमें सभी पार्टियों को एक मंच पर आकर के तय करना चाहिए कि क्या जो 25 करोड़ की आबादी है वो अल्पसंख्यक है, या हमारे यहाँ आप अगर अल्पसंख्यकों के तौर पे जाते हैं तो उनसे कम जिनकी संख्या है हम उन्हें अल्पसंख्यक भाई का अभिषेक दर्जा ही जी, नहीं यहाँ देते। पे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात नहीं है ना, यहाँ पे एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। क्या वो खास वर्ग फिर इस आपका देश का मैनिफेस्टो नागरिक क्या नहीं कहता है? है? इस देश क्या का उसको हर इस नागरिक देश जो में है रहने उसका का संसाधन पे अधिकार है? समान अधिकार होना चाहिए। हाँ, सर, बिल्कुल माफी के समान साथ, अधिकार क्योंकि होना समय मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।